जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो 10th क्लास की कंप्यूटर टैग की वीडियो है और इसका जो पहला चैप्टर है उसकी ये वीडियो बनेगी। और आपका जो इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम में पहला चैप्टर है आपका हम देख लेते हैं। वो है जी ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विस। ठीक है ना। अगर आप उर्दू मीडियम में देखें इसका पहला चैप्टर तो ऑपरेटिंग सिस्टम की साखत और खिदमत, ये आपका पहला चैप्टर है। इसको एक वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसके लेक्चर जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम समझेंगे और पूरा चैप्टर एक वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो एक साइड पर इंग्लिश मीडियम की किताब होगी और एक साइड पर बेटा उर्दू मीडियम की किताब होगी। ठीक है ना। और 1.1 टॉपिक पढ़ लेते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का तारुफ। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटा होता क्या है, इससे पहले भी मैंने लेक्चर इसके 5-6 बनाए हैं। उसमें भी मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना। जो हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। ठीक है ना। अगर आप देखें कि आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है, तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है उसकी विंडो। ठीक है ना। विंडो उसकी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो सारा काम जो है ना कंप्यूटर का वो संभालता है, जो हार्डवेयर को मुनज़्ज़म करता है। ठीक है ना। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाता है। इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये जी हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप इनको क्या करता है, वो चलाता है। ठीक है ना। और यूज़र को इंटरफेस मुहैया करता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर इसकी जो मिसालें आ जाती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की या सिस्टम सॉफ्टवेयर की, वो आ जाती है iOS, विंडोज़, मैस ओएस, लिनक्स, आर्डिनो। ये तमाम इसकी क्या होती हैं, मिसालें होती हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक हमारे पास मेन कंट्रोलर के तौर पर काम करता है कि यानी कि जो भी सारा भी काम जो होना है ना कंप्यूटर का वो ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही होना है। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस। उसके बाद वो कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बतौर मरकज़ी सिस्टम कंट्रोलर। अब इसकी मिसाल एक इस तरह ले लें कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस को देखें या ट्रैफिक कंट्रोलर को देखें कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा होता है, वो बताता है कि किस ट्रैफिक ने कहाँ से ग्रीन लाइट चलनी है, कहाँ रेड लाइट चलनी है, कहाँ येलो लाइट चलनी है, किस तरफ से ट्रैफिक को खोलना है, किस तरफ से बंद करना है। ये तमाम काम वो आपका ट्रैफिक कंट्रोलर करता है। इसी तरह ही कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है कि किस काम को पहले चलाना है, किस तरह चलाना है और एक वक्त में क्या क्या चीज़ें चलानी है। ठीक है ना। अगर मैं अब वीडियो आपकी बना रहा हूँ तो इसमें 2-3 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। मेरी पीडीएफ इस्तेमाल हो रही है, ये एक पीडीएफ का सॉफ्टवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास ओबीएस स्टूडियो इस्तेमाल हो रहा है जिससे स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम सारा करेगा, एक ही वक्त में तमाम चीज़ों को चलाएगा। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है रोल इन यूज़र हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन, यानी कि सारफ और हार्डवेयर के दरमियान जो बाहमी राब्ता है वो किस तरह कायम होगा। कंप्यूटर हार्डवेयर बराह रास्त इंसानी ज़ुबान को नहीं समझता। जब आपका कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना, यानी कि जो कंप्यूटर है वो आपकी आम ज़ुबान उर्दू और इंग्लिश को नहीं समझता। वो एक उसकी ख़ास ज़ुबान होती है जिसे हम कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना। जो 0 और 1 की शक्ल में होती है बाइनरी लैंग्वेज, उसको हमारे पास क्या करता है, कंप्यूटर समझता है। ठीक है ना। तो इसका टॉपिक का क्या मकसद होगा कि सारफ यानी कि हम और कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इनके दरमियान राब्ते करने वाली कौन सी चीज़ होती है, वो बेटा जी बॉलियन अलजबरा का एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं कि हमारे पास बाइनरी वैल्यू, बाइनरी ज़ुबान 0 और 1 की शक्ल में। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देंगे ना तो वो आम ज़ुबान में नहीं वो समझेगा, वो 0 और 1 की शक्ल में हमारे पास उसको क्या करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा और उसको समझेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई आइकन पर क्लिक करते हैं तो ओएस हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा हार्डवेयर को हदायत देगा, समझाएगा कि भाईजान इस आइकॉन को ओपन करो, इस पर काम जारी करो और बग़ैर किसी हरकत के, बग़ैर किसी हमारे पास मदाखलत के इस काम को आसानी से इस्तेमाल करो, आसानी से इस काम को करो। ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है मल्टी यूज़र माहौल की ज़िम्मेदारियाँ। अब आपको पता है कि एक ही कंप्यूटर के अंदर आप कितने काम कर सकते हैं। एक ही कंप्यूटर के अंदर आप यूज़र के अकाउंट बना सकते हैं, उनके फाइलें बना सकते हैं, उनकी मालूमात इंफॉर्मेशन को उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ को आप प्राइवेट रख सकते हैं। तो ये मल्टी यूज़र का काम होता है। अगर आप मिसाल ले लें, अपने स्कूल की मिसाल ले लें, ठीक है ना, लाइक अ स्कूल की ऑफिस की मिसाल ले लें, तो आपका जो सारा डाटा होता है वो एक ही कंप्यूटर में पड़ा होता है। वहीं आपके यूज़र अकाउंट बन रहे हैं, वहीं आपके पासवर्ड हैं, वहीं आप चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं, वहीं आप अनथराइज एक्सेस से यानी कि गैर मुजाज रसाई से आप महफूज करवा रहे हैं उसी चीज़ को, और वही चीज़ आपकी सिस्टम की कारकर्दगी
कर रही है सारा कुछ, ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाते हैं। उसके बाद है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूज़र अकाउंट। अब आपने क्या बनाने हैं बेटा, यूज़र अकाउंट बनाने हैं। तो यूज़र अकाउंट बनाने के लिए आपने कंप्यूटर की लैब में जाना है। जिस तरह कि आप किसी एक तालिब इल्म का यूज़र अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले आपने सेटिंग के अंदर जाएँ या कंट्रोल पैनल के अंदर जाएँ, वहाँ नया अकाउंट बनाएं। फिर यूज़र का अकाउंट बना लिया, फिर उसके अंदर यूज़र को ऐड करें, फिर उसके बाद उसके पासवर्ड बनाएं, फिर उसके बाद उसको सारा एडमिनिस्ट्रेट करके सारा उसको परफॉर्म करके ये आपके यूज़र के अकाउंट बन जाएंगे। ये यूज़र अकाउंट बनाने का तरीका होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका 1.2 है ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर से क्या मुराद है, यानी कि वो तरीका होता है जिसके ज़रिए उसके तमाम जो कंप्यूटर के हिस्से होते हैं वो मुनज़्ज़म रहते हैं, ठीक है ना, वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। अब इसमें आपकी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आता है कर्नल और एक आता है शेल। अब कर्नल किस चीज़ को कहते हैं, जो कर्नल का डायरेक्ट राब्ता वो आपके हार्डवेयर के साथ होता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई। कर्नल का जो डायरेक्ट राब्ता है वो आपके हार्डवेयर के साथ होगा। अगर आपको मिसाल मैं दूं कि आपकी जो फाइल है, ये मैंने PDF फाइल ओपन की है, जब मैंने इसको ओपन करना है तो कर्नल ने डायरेक्ट हार्डवेयर को बताना है, भाईजान हार्डवेयर जान जी इसको जी फाइल को आप पढ़ने के काबिल बनाएं और स्क्रीन के ऊपर इसको भेजें, इसका स्क्रीन के ऊपर भेजने का इंतज़ाम करें। तो ये हमारे पास जो कर्नल है ये कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है, और इसका जो ज़्यादा काम है वो हार्डवेयर के साथ होता है, और उसको बताता है कि आपने ये प्रोग्राम कब और कैसे चलाना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और कर्नल का काम कार के इंजन जैसा होता है, ठीक है ना। कर्नल का काम लाइक आ कार इंजन जैसा होगा इसका काम। उसके बाद बेटा आ जाता है शेल। अब शेल हमारे पास क्या होता है, शेल हमारे और यूज़र के दरमियान, यूज़र और सारफ के दरमियान जो राब्ता होता है ना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, शेल कहलाता है। अब मैं सारुफ हूँ, मैंने कंप्यूटर को कोई कमांड देनी है। अब वो कमांड आपकी ग्राफिकल भी हो सकती है, आपकी कमांड लाइन भी हो सकती है। अब शेल की दो इकसाम होती हैं, एक होती है ग्राफिकल शेल, एक होता है कमांड लाइन शेल। अब ग्राफिकल शेल हम इसे कहते हैं कि आपने किसी भी डेस्कटॉप के अंदर, विंडो के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर किसी आइकन को क्लिक करना है तो उसको हम ग्राफिकल शेल करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ को लिख के भेजना है कमांड की सूरत में, प्रॉम्प्ट की सूरत में लिख के भेजना है, उसको हम कहेंगे कमांड लाइन शेल है। तो कर्नल और शेल में फ़र्क पता चल गया। कर्नल का डायरेक्ट राब्ता हार्डवेयर के साथ होता है, और शेल का राब्ता हमारे पास किसके साथ होता है, सारफ और यूज़र के दरमियान होता है, ठीक है ना। तो ये आपने दो चीज़ें देख ली। अब उसके बाद आ जाती है OS की लेयर्स। अब बेटा OS की 3 लेयर्स होती हैं। अब इसकी मिसाल एक स्कूल की तरह है। अगर आप स्कूल में देखें कि आपका टीचर है ना, ठीक है ना, आपके टीचर है स्कूल का, उसके बाद आपके गार्ड वगैरह हैं, आपके माली वगैरह हैं, आपके बच्चे हैं, ये सारा निज़ाम मिलकर आपका स्कूल का निज़ाम चल रहा है। सारे लोग मिलकर काम करें तो फिर आपका स्कूल चलता है। इसी तरह आपकी ये 3 लेयर मिलकर काम करेंगी तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो काम करेगा। अब आपकी जो सबसे निचली लेयर होती है ना, इसका डायरेक्ट राब्ता हार्डवेयर के साथ होता है, लोअर लेयर का। इसी तरह आपकी जो मिडल लेयर है वो लोअर और अपर लेयर को आपस में मिलाती है, और उसके बाद जो आपकी अपर लेयर है वो इंटरफेस फराहम करती है, स्क्रीन के ऊपर सारफ को तमाम चीज़ें दिखाती है, वो अपर लेयर का काम होता है, ठीक है ना। अगर आप मिसाल करें, एक स्कूल की मिसाल दें, ठीक है ना, अगर आप एक स्कूल की मिसाल दें, उसमें उसने कहा है कि आप स्कूल की मिसाल दें कि स्पोर्ट्स स्टाफ जैसे चौकीदार, सफाई करने वाला, वो निचली सतह पर होता है जिसे हम लोअर लेयर कहेंगे, हार्डवेयर के साथ वो काम करेगा। इसके बाद जो इंतज़ामिया है, जो शेड्यूल बनाएगी, जो सारे कवानीन बनाएगी, उसका क्या कहाँ से रब्ता होगा, वो मिडल लेयर होगी। इसके बाद जो उस्ताज़ा या तालिब इल्म है वो बेटा अपर लेयर होंगे, ठीक है ना। तो ये 3 आपको स्कूल की मिसाल से समझा दिया उसने कि आपके जो इंतज़ामिया वगैरह, चौकीदार वगैरह, सफाई करने वाले हैं, वो लोअर लेयर में आ जाएंगे, वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट रब्ता होगा। और जो मिडल लेयर है उसमें आपके शेड्यूल बनाने वाले, इंतज़ाम बनाने वाले, वसाइल देने वाले, कवानीन का इंतज़ाम करने वाले, जिस तरह के मिडल लेयर वो आपकी आ जाएगी। और उस्ताज़ा और तालिब इल्म ये अपर लेयर में जाएंगे, ये सारफीन के साथ ताअम्मुल करेंगे, एप्लीकेशन को ये चलाएँगे, ठीक है ना, स्कूल को चलाएँगे उस्ताज़ा, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है सिस्टम लाइब्रेरीज़ एंड डिवाइस ड्राइवर। अब सिस्टम की लाइब्रेरी क्या होगी, लाइब्रेरी का मतलब होगा कि आपकी देखिए कि ये PDF की फार्म देख लें कि जो PDF की फ़ाइल है उसको खोल के स्क्रीन के ऊपर दिखाना, उसको पढ़ने के काबिल बनाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी कहलाती है,
ठीक है ना। और डिवाइस ड्राइवर क्या होगा, जिस तरह के प्रिंटर, कीबोर्ड, ग्राफिक कार्डबोर्ड, इनके साथ बातचीत करने की इजाज़त देना, ये डिवाइस ड्राइवर कहलाते हैं। तो सिस्टम की लाइब्रेरी क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी, जिसमें तमाम फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, उसको तस्वीरें वगैरह आ जाती हैं। और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं वहाँ हार्डवेयर की चीज़ें आ जाती हैं, हार्डवेयर डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, कीबोर्ड, ग्राफिक्स कार्ड, इनके साथ बातचीत करना, ये आपके पास सिस्टम की लाइब्रेरी और डिवाइस ड्राइवर आ जाएंगे। अब उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह मैनेज करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले तमाम प्रोग्राम को मुनज़्ज़म करने का ज़िम्मेदार होता है, ठीक है ना। इन तनाज़र में इन चलने वाले प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है ना। जब ये प्रोग्राम चलेंगे उसको प्रोसेस कहेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट इस बात को यकीनी बनाता है कि हर प्रोसेस को वो वसाइल मिले जिनकी से ज़रूरत होती है, ठीक है ना। आपको स्कूल में वही वसाइल मिलते हैं ना जिनकी आपको ज़रूरत होती है। आप पढ़ने जाते हैं तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, आपको टीचर वहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस मैनेजमेंट होगा। अब इसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले होता है प्रोसेस लाइफ साइकिल। अब प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या होगा, इसमें तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहले इसको तख्लीक करना, क्रिएशन। अब उसका क्या मतलब होगा, अगर आप देखें कि MS वर्ड में कोई फाइल आप लिख रहे हैं, आप कोई चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी तख्लीक होगी। अब उसके बाद एग्जीक्यूशन क्या होगी, अब उसके अंदर प्रोसेस हो रहा है, अमल दरामद हो रहा है, वो फाइल चल रही है, वो चीज़ें वहाँ लिखी जा रही हैं, ये अमल दरामद कहेगा। जब आपने उस प्रोसेस को ख़त्म कर लिया, प्रोसेस मुकम्मल हो गया और वो हमारे पास इख्तिताम को पहुँच गया, वो सारफ और सिस्टम के ज़रिए बंद हो गया, तो ये हमारे पास टर्मिनेशन कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको पता चल गई। प्रोसेस लाइफ साइकिल में तीन चीज़ें होती हैं, कैडिटेशन, एग्जीक्यूशन और टर्मिनेशन। एग्जाम्पल उसने दी है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर वेब ब्राउज़र खोला गया है। अब आप मोबाइल के ऊपर क्रोम या गूगल खोल रहे हैं, जब आपने उसको ओपन किया है, आइकन पर क्लिक किया है, तो प्रोसेस शुरू हो गया, वो तहलीक हो गई। फिर आपने उसके अंदर कोई ना कोई काम किया है, कोई भी मीडिया देखा है, कोई भी चीज़ देखी है, वेब पेज को लोड किया है, वो अमल दरामद हो गया। जब आपने उसको बंद कर देना है, इख्तिताम पजीर कर देना है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोसेस रोक देना है, वो आपका टर्मिनेशन का काम आ जाएगा, आपने वो चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद आ जाती है मल्टीटास्किंग या आहंगी। अब मल्टीटास्किंग क्या होती है वो हम पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि मल्टीटास्किंग क्या होती है, जदीद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को इतने मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं कि वो एक ही वक्त में चल रहे होते हैं। अब मल्टीटास्किंग क्या होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही सारफ के ज़रिए एक ही वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम खोलने और इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है। अब जिस तरह कि मैं ही हूँ, कंप्यूटर मैंने ओपन किया है या मैंने वेब ब्राउज़र ओपन किया है, इंटरनेट ब्राउज़र, तो वहीं देखें कि आप एक ही वक्त में मौसीकी सुन सकते हैं, एक ही वक्त में आपकी चीज़ों को देख सकते हैं, एक ही वक्त में आप PDF खोल सकते हैं, एक ही वक्त में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग के मल्टीपल काम कर देना एक ही वक्त में, ठीक है ना। अब आहंगी क्या होगी, इसका मतलब होगा कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से ज़्यादा प्रोसेस एक ही वक्त में फ़ाल हो, लेकिन CPU इन्हें इतनी तेज़ी से दायरा अमल में लाए कि एक के बाद एक प्रोसेस हो। जिस तरह की शिफ्ट होती है, अब आपके घर में खाना पकता है, अब 3 खाने आपका पकवान, आपकी मामा 3 खाने बना रही है। अब ये आहंगी की मिसाल है कि 3 खाने बना रही है, एक तरफ आपने चावल रखे हैं, एक तरफ आप सालन पका रहे हैं, एक तरफ आप दूध को उबाल रहे हैं। अब क्या होगा, आपकी जो मामा है वो शिफ्ट बाय शिफ्ट उसको काम करेगी तेज़ी से, तख़ीर महसूस नहीं होगी, पर शिफ्ट बाय शिफ्ट करेगी। पहले चावल को पका लिया, उसको हिला लिया, फिर हांडी को हिला लिया, फिर दूध को उबाल लिया, इस तरह शिफ्ट बाय शिफ्ट उसको काम करेगी। इसको हम कहेंगे आहंगी, पर काम एक ही वक्त में होंगे, ठीक है ना, एक ही वक्त में सारे काम होंगे, पर आस्ता आस्ता एक के बाद एक। पर मल्टीटास्किंग में क्या होगा, एक ही वक्त में तमाम काम हो जाएंगे। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग के तस्वुरात, ठीक है ना, प्रोसेस शेड्यूलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि इसमें हम वो चीज़ को पढ़ेंगे कि जहां हमने कौन सा प्रोसेस पहले चलाना है, किस प्रोसेस को कितनी देर में चलाना है, किस लिए चलाना है, ये हमारे पास उसकी शेड्यूल बनेगा कि बारी बारी तेज़ी से एक प्रोसेस को एक के बाद चलाना है। अगर आप दुकान पर जा रहे हैं, दुकान से कोई भी आप चीज़ खरीदनी है, तो 3-4 गाहक इकट्ठे आ जाते हैं। वो जी शॉपकीपर कहता है कि भाईजान आप लाइन बना लें, लाइन बाय लाइन आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको पहले को चावल चाहिए तो वो चावल देगा, दूसरे को क्या चाहिए, आटा चाहिए तो आटा देगा, तीसरे को दालें चाहिए तो वो दालें देगा। एक के बाद एक प्रोसेस को करेगा, या इस तरह कह लें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, यानी कि पहले आएगा जो उसका पहला काम हो जाएगा,
ठीक है ना। पहले वाले का पहला काम सेकंड वाले का सेकंड में, तीसरे का तीसरे में, चौथे का चौथे के बाद, एक कितार की सूरत में होगा। काम एक कितार की सूरत में होगा, मुनज़्ज़म तरीके से होगा, पर तख़ीर की शक्ल इख्तियार कर देगा, उसमें थोड़ी सी तख़ीर हो सकती है। ठीक है ना। अगर आप इसकी मिसाल दें, उसने क्या कहा कि आपका एक पहला कस्टमर है P1, वो जी 0 सेकंड के ऊपर आ गया है। ठीक है ना, 0 सेकंड के ऊपर वो आ गया है, 5 सेकंड के ऊपर उसका काम ख़त्म हो गया है। उसी वक्त उस 0 सेकंड के बाद 1 सेकंड के ऊपर दूसरा गाहक आ गया, वो 3 सेकंड के ऊपर उसका भी काम ख़त्म हो गया। अब चौथा तीसरा गाहक भी 2 सेकंड के ऊपर आ गया, उसका काम उसी वक्त ख़त्म हो गया। यानी कि मरहलावार उसका काम करेंगे कि जो पहले आ रहा है उसका पहले काम हो रहा है, उसी के दौरान दूसरा आ गया तो उसको कहेंगे भाईजान आप थोड़ा सा सब्र करें, पहले वाले को चीज़ दे दें, फिर दूसरे वालों को देंगे। ठीक है ना। उसी दूसरे के दौरान तीसरे वाला आ गया है, फिर उसको कहेंगे भाईजान आप सब्र करें, अभी पहले का काम हुआ है, पहले का प्रोसेस ख़त्म होगा तो फिर दूसरे का स्टार्ट करेंगे, दूसरे का ख़त्म होगा तो फिर तीसरे का स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन। ठीक है ना। तो ये काम करेंगे। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट होंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर। अब इसकी हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होंगे। फ़वाइद इसके होंगे, समझने में, लागू करने में आसान होगा, प्रोसेस अमल दरामद के ऐन मुताबिक होगा। ठीक है ना। पर थोड़ा चलने में रुकावट आ सकती है क्योंकि तख़ीर की शक्ल हो जाएगी ना। नुकसानात क्या होंगे, लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, सिस्टम की मजमूई कारकर्दगी ख़राब होगी। इस तरह से इसका एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है ना। फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो थोड़ी देर बाद खाएं या महीने बाद, हफ्ते में 1 बार 2 बार खाएं तो उसका फ़ायदा है। अगर आप लगातार रोज़ाना 2 टाइम उसको खाएंगे तो वो उसका नुकसान होगा। ठीक है ना। तो ये बात है, ये आपका हो गया। अब उसके बाद 4 वाला आ जाता है मेमोरी। अब मेमोरी क्या चीज़ है कि ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी होगी। अगर आप देखें कि आपका जो दिमाग है वो आपकी मेमोरी है, दिमाग में हर चीज़ स्टोर हो जाती है, चाहे वो आर्जी तौर पर स्टोर हो या वो परमानेंट स्टोर हो, तमाम चीज़ आपकी दिमाग में स्टोर हो जाती है। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, टर्शियरी मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वो मेमोरी की इकसाम होती हैं। वो कंप्यूटर में तमाम मालूमात को, डाटा को, हदायत को महफूज करती है, तमाम चीज़ को महफूज करती है, चाहे वो आर्जी तौर पर करे चाहे वो परमानेंट तौर पर करे। आर्जी तौर पर करेगी तो उसको कहेंगे रैम। अब आपके कंप्यूटर में रैम लगी होती है, आपके मोबाइल में रैम लगी होती है जो आपकी मालूमात को वक्ती तौर पर, आर्जी तौर पर महफूज करती है। जब तक आप अपना सिस्टम ओपन रख रहे हैं आपकी मालूमात सेव है, फिर कंप्यूटर को आप बंद कर दें, आपने प्रोसेस को रोक दें तो आपकी जो मेमोरी है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह मिसाल उसने ली है वर्ड में, MS वर्ड में अगर आप कोई दस्तावेज़ खोल ली है, वहाँ आप टाइप कर रहे हैं तो वो रैम में स्टोर होता जा रहा है। अगर आप उसको सेव करने के बगैर बंद कर दें उस प्रोग्राम को तो वो आपकी जो मेमोरी है जहाँ उसमें जो भी स्टोर हुआ है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहेंगे वो रैम है या प्राइमरी मेमोरी कहलाते हैं। अब उसके बाद वर्चुअल मेमोरी आपके पास क्या होती है कि वर्चुअल मेमोरी अगर आपकी रैम बढ़ जाती है, अब रैम में इतनी जगह नहीं होती, उसमें आर्जी मेमोरी से जगह कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद वर्चुअल मेमोरी क्या करेगी, इस्तेमाल होगी उस जगह पर। ये थोड़ी सी रफ्तार में भी तेज़ हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, पर ये रैम की तरह नहीं होगी। ये जी हमारे पास सिस्टम की कारकर्दगी को भी मुतासर करेगी, उसमें कमी भी आएगी, पर ये रैम की तरह नहीं होगी वर्चुअल मेमोरी, पर काम उसी तरीके से करेगी। ठीक है ना। तो ये वर्चुअल मेमोरी कहलाते हैं। तो रैम क्या होती है, ये आर्जी मेमोरी होती है। अगर आप पहला कंप्यूटर देख रहे हैं ना, 5150 कंप्यूटर जो 1981 में हुआ था लॉन्च, उसमें 16 KB की रैम लगी हुई थी, KB में अंदर लगी हुई थी। अब तो बेटा GBs के अंदर आपकी रैम आ गई है। ठीक है ना। 50 GB की आपकी जो मालूमात है जल्दी से जल्दी स्टोर हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब तो आपकी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, स्पीड ज़्यादा है। ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब उसके बाद 5वां टॉपिक है थ्रेड्स वर्सेस प्रोसेसेस। अब थ्रेड्स क्या होते हैं और प्रोसेसेस क्या होते हैं, इसको पढ़ते हैं। प्रोसेसेस ऐसा प्रोग्राम जिस पर फ़िलहाल कंप्यूटर के ज़रिए अमल दरामद किया जा रहा हो। ठीक है ना। बस कंप्यूटर के ज़रिए उस पर अमल दरामद हो रहा हो, इसको कहेंगे वो प्रोसेस है। इसकी अपनी मेमोरी की जगह CPU का वक़्त, दीगर वसाइल जैसे कि फ़ाइल या नेट कनेक्शन होते हैं,
प्रोसेस इस्तेहकाम और सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे से अलग थलग होते हैं। एक प्रोसेस में मसला आमतौर पर दूसरे को मुतासर नहीं करता। प्रोसेस क्या होता है, यानी कि अगर आप PDF को ओपन कर रहे हैं, एक तरफ आपने OBS स्टूडियो को ओपन किया है, तो PDF ने अपनी तरफ काम करना है अपनी तरह, OBS स्टूडियो ने अपनी जगह पर काम करना है। ना PDF ने उस पर खलल डालना है, ना OBS ने उसके ऊपर खलल डालना है। मसला पैदा नहीं होगा, वो अपनी अपनी जगह काम करेंगे। इसको कहेंगे वो प्रोसेस है। अब थ्रेड्स क्या होंगे, उन प्रोसेसेस के अंदर जो काम हो रहा होगा, इसको हम कहेंगे वो थ्रेड्स है। ठीक है ना, वो पढ़ते हैं। दूसरी तरफ थ्रेड्स प्रोसेस के अंदर अमल दरामद की सबसे छोटी इकाई है। अब प्रोसेस जो चीज़ कर रहा है उसके अंदर जो काम हो रहा है उसको हम कहेंगे वो थ्रेड्स है। ठीक है ना, ये पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेब ब्राउज़र पर गौर करें। पूरा ब्राउज़र एप्लीकेशन एक प्रोसेस है। ब्राउज़र चल रहा है, क्रोम चल रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास एक प्रोसेस है। अब थ्रेड्स क्या होगा, इनके अंदर कोई भी वेब पेज लोड हो रहा है, कोई गाना लग रहा है ऑडियो या वीडियो मवाद में, कोई भी फाइल डाउनलोड हो रही है, कोई भी और मवाद लोड हो रहा है, तो ये हमारे पास थ्रेड है। एक प्रोसेस के अंदर जो काम हो रहा होता है इसको हम कहते हैं कि वो थ्रेड्स है। ठीक है ना, तो ये आपके पास 1.4 टॉपिक है। अब इसके अंदर मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये आप ज़रा नीचे आ जाए। मल्टी थ्रेडिंग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तकनीक है जो एक ही प्रोसेस को अपने काम को थ्रेड नामी छोटी इकाइयों में तकसीम करके उस काम को आज़ादाना तौर पर चलाती है। तेज़ी से अमल दरामद हो जाता है उस काम के ऊपर। उसमें क्या होता है, बेहतर कारकर्दगी, इन्हेंस परफॉर्मेंस। इसमें क्या होगा, आपकी जो काम है वो छोटे छोटे थ्रेड्स में तकसीम हो जाएगा। हर थ्रेड पर अलग-अलग अमल दरामद होगा। हर चीज़ को अलग-अलग हम अमल दरामद करके करेंगे। इसकी मजमूई सिस्टम की कारकर्दगी वो बेहतर हो जाएगी। अब बेहतर अमल क्या होगा, अब इसके अंदर जो भी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है ना, उसको जांचेंगे, उसका सारा काम करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप वर्ड प्रोसेसर में कुछ टाइप कर रहे हैं तो उसके अंदर एक थ्रेड क्या होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा कि इसके अंदर जो स्पेलिंग की चेकिंग हो रही होती है वो इसका थ्रेड होता है बेहतर अमल करने के लिए। उसके बाद आम आहंग ऑपरेशन के सपोर्ट क्या होते हैं, दूसरी चीज़ों के सपोर्ट लेके उस एप्लीकेशन पर काम करना। ठीक है ना, वसाइल का मौसर इस्तेमाल करना, हर चीज़ को अच्छे अच्छे तरीके से उनके वसाइल लेके उस एप्लीकेशन को हमने काम करना, वो हमारे पास वसाइल का मौसर इस्तेमाल आ जाता है। ठीक है ना, बात समझ आ गई। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है सिस्टम कॉल। अब सिस्टम कॉल क्या होती है, सिस्टम कॉल एक दरख्वास्त है जो किसी प्रोग्राम के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम से इस मखसूस काम अंजाम देने के लिए की जाती है। ठीक है ना, यानी कि जिस तरह के अगर आप स्कूल में नहीं जा रहे तो आप अपने दोस्त से कहते हैं कि यार मेरी स्कूल में एप्लीकेशन दे देना कि मैं बीमार हूँ या छुट्टी पर हूँ, तो ये सिस्टम कॉल होता है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से एक मखसूस काम सर अंजाम दिवाना, ये सिस्टम कॉल है जो प्रोग्राम बराह रास्त नहीं कर सकता। अब बराह रास्त आप डायरेक्ट जाके स्कूल नहीं कहेंगे यार मैं बीमार हूँ सर जी मुझे छुट्टी दे दें, नहीं, आप किसी की हेल्प लेंगे, दूसरे प्रोग्राम की हेल्प ले कि आप उस काम को करेंगे। इसको हम कहेंगे वो सिस्टम कॉल है। ठीक है ना, वो सार्फ के प्रोग्राम और कर्नल के दरमियान एक पुल का काम करता है। कर्नल हार्डवेयर और हमारे दरमियान एक पुल का काम है सिस्टम कॉल, और जिससे एप्लीकेशन और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के बुनियादी अफ़ाल तक महफूज तरीके से रसाई हासिल हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसने कहा कि अगर आप टेक्स्ट एडिटर में कोई फ़ाइल महफूज करना चाहते हैं तो आपने किसका सहारा लेना है, सबसे पहले आपने स्टोरेज देखनी है कि यार मेरी स्टोरेज है कि नहीं, फिर हार्डवेयर देखना है, फिर उसके बाद उस डाटा को आपने उसमें इस्तेमाल कर देना, सेव कर देना। ये सिस्टम कॉल कहलाता है। अब टाइप ऑफ सिस्टम कॉल की क्या क्या इकसाम है। सबसे पहले उसकी इकसाम है ओपन, यानी कि पढ़ने लिखने के लिए एक फ़ाइल खोलना, ठीक है ना, जिस तरह कि म्यूज़िक की फ़ाइल खोलना। रीड यानी कि इनपुट, फिर कीबोर्ड के ज़रिए उनको इनपुट देना। राइट आउटपुट लेना LCD LED के ऊपर। फिर फॉक क्या है कि नया ब्राउज़रशिप खोलना, यानी कि नया टैब खोलना, इसको हम कहेंगे ये फॉक है। ठीक है ना, तो ये सिस्टम कॉल की एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले ओपन, ठीक है ना, ओपन चलाना, रीड इनपुट, राइट आउटपुट, और फॉक नया टैब, ये सिस्टम कॉल है। ओके जी। उसके बाद 1.7 टॉपिक है फाइल सिस्टम की साखत और इंतज़ाम, ये हम पढ़ते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम ना सिर्फ प्रोग्राम चलाता है बल्कि सार्फिन के डाटा को महफूज भी करता है, ये आपको पता है। ये फ़ाइल सिस्टम के ज़रिए हासिल किया जाता है। सार्फिन और एप्लीकेशंस को स्टोरेज डिवाइस पर मालूमात ज़ख़ीरा करने, तलाश करने, मुनज़्ज़म करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें सबसे पहले फ़ाइलें क्या होती हैं, डाटा के एक मजमूआ होती हैं
जिसमें हमारे पास टेक्स्ट का डाटा हो सकता है, तस्वीरों का डाटा है, ऑडियो का डाटा है, वीडियो का डाटा है, प्रोग्राम का डाटा है, वो तमाम चीज़ें फ़ाइल में शामिल हो जाएंगी। अब फोल्डर क्या है? इस तमाम चीज़ें का फोल्डर होता है। अगर आप देखें कि अपने स्कूल में देखें तो फोल्डर बने होते हैं कि ये इस स्टूडेंट का फोल्डर है, अब उस फोल्डर के अंदर इस स्टूडेंट की फ़ाइल है, ये इस क्लास का फोल्डर है, उसके अंदर इस बच्चे की फ़ाइल है। तो ये फोल्डर भी हमारे पास इस तौर पर काम करता है, ठीक है ना। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटा डाटा, मीटा डाटा। और ये मीटा डाटा से मुराद एक फ़ाइल के बारे में तफसील, यानी कि उसका नाम, उसका साइज़, उसकी बनाने की तारीख़, तरमीम करने की आखिरी तारीख़, ये सारा क्या डाटा कहलाता है? मेटा डाटा कहलाता है। और आपने किसी भी स्टूडेंट का नाम या फ़ाइल से उसको सेव किया है तो उसमें आप थोड़ी सी तब्दीली करना चाहते हैं तो उसमें वो भी मेटा डाटा में आ जाएगी। उसका नाम देखना चाहते हैं, उसका साइज़, उसकी बनाने की तारीख़ देखना चाहते हैं तो वो सारा मेटा डाटा में आ जाता है। अब फाइल सिस्टम क्या होता है? एक फ़ाइल सिस्टम वो तरीका होता है जिससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्डवेयर यूएसबी फ़ाइलों को ज़ख़ीरा करके मुंसलिक करता है। ये फ़ैसला करता है कि फ़ाइल कहाँ रखी जाए, इसका मुकाम कहाँ हो, इसकी रसाई कहाँ हो। ये हमारे पास कहलाता है फ़ाइल सिस्टम कहलाता है। ओके जी। मिसाल के तौर पर उसने क्या किया है, अगर आप अपने कंप्यूटर पर एक तस्वीर महफूज करते हैं तो फाइल सिस्टम यकीनी बनाता है कि सही जगह पर ज़ख़ीरा हो, दोबारा इसको खोल सकें, दोबारा तलाश कर सकें, सही सेक्शन में इसको रख सकें और फिर दोबारा वहीं से तलाश कर सकें। ये तमाम चीज़ें फ़ाइल सिस्टम कहलाती हैं। ओके जी, ये आपका 7वां टॉपिक है फ़ाइल सिस्टम वाला। तो उसके बाद 8वां टॉपिक आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की इकसाम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी इकसाम होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल होती है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? एक मुकर्ररा वक्त के अंदर डाटा की कार्रवाई करना, उसको जवाब देना, उसको डिज़ाइन करना, तमाम चीज़ों करना, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है। एक मखसूस काम में, रियल टाइम या रियल टाइम इसको कह लें, एक मखसूस वक्त में, एक मुकर्ररा वक्त में डाटा को महफूज करना, उसका जवाब देना, उसके अंदर प्रोसेसिंग करना, उसकी कार्रवाई करना, ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटा इंतहाई मौसर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ उन अफ़ाल को कंट्रोल करता है या उन मखसूस डिवाइस बनाता है जिनकी उनको ज़रूरत होती है, ठीक है ना। ज़रूरत के अलावा कोई चीज़ नहीं बनानी, जिसकी ज़रूरत होनी है उसको ही बनाना है। बात समझ आ गई? ज़रूरत के अलावा उसकी किसी चीज़ का काम नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये एक नेटवर्क के ज़रिए जुड़े होते हैं, नेटवर्क के ज़रिए ये काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट कनेक्शन का इसको चाहिए, वो हमारे पास कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मिसाल ले लें स्कूल की। स्कूल के कंप्यूटर लैब में तलबा मुख्तलिफ़ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो सब एक ही फ़ाइल महफूज कर सकते हैं, एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो नेटवर्क कनेक्शन उनका लगा होता है, वो एक ही जगह से प्रिंट निकालेंगे, एक ही प्रिंटर से निकालेंगे, इसको हम कहेंगे वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल का अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके स्मार्टफोन्स हैं वो उसका, टैबलेट्स हैं, दीगर हैंड डिवाइस हैं, टच मोबाइल है, बैटरी की बचत है, मोबाइल अप्लायंसेस हैं, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालें हैं। सबसे पहले रियल टाइम के मखसूस मुकर्ररा टाइम में एम्बेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होता है, वही काम करता है जिसको उसकी ज़रूरत होती है। नेटवर्क कनेक्शन होता है, एक ही वक्त में एक ही काम। और मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइलों की इकसाम, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए जी बेटा जी इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज के MCQs देख लें। उसके आंसर भी उन लोगों ने साथ ही लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं जी कौन सी चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल नहीं है बेटा? आपको पता है लिनक्स भी है, विंडो भी है, मैकओएस भी है, फोटोशॉप नहीं है। उसके बाद वो कहता है जी मल्टी यूज़र और माहौल में OS इस बात को यकीनी बनाता है कि आपकी जो डाटा किस तरह मसावी रहे, किसका उसकी डाटा की राजदारी हो। अलिफ वाला। विंडोज़ में यूज़र अकाउंट किसके ज़रिए बनाए जाते हैं? वो बेटा कंट्रोल पैनल या सेटिंग के ज़रिए, ये भी हमने पढ़ा है। OS का बुनियादी हिस्सा जो बराह रास्त हार्डवेयर के साथ मुंसलिक होता है वो कर्नल होता है। ग्राफिकल शेल की यूज़र क्या होता है? आइकन पर क्लिक करना, मेन्यू को इस्तेमाल करना, FS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, और इस तरीक़ाकार में प्रोसेस को सर्वर किया जाता है उस तरतीब से जिसमें वो पहुंचते हैं। एक ही प्रोसेस में थ्रेड क्या होते हैं? एक ही जो मेमोरी है
ठीक है ना, एक ही मेमोरी और वसाइल को शेयर करना। एक मेमोरी के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको थ्रेड कहते हैं। नया प्रोसेस बनाने के लिए कौन सा सिस्टम कॉल इस्तेमाल किया जाता है बेटा? नया बनाने के लिए फॉक, ठीक है ना, फ्रॉक इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, बात समझ आ गई। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का मरकज़ी कंट्रोलर, ठीक है ना, ये ज़रा मैं इंग्लिश मीडियम से दिखा देता हूँ, उर्दू मीडियम से आप खुद ऊपर देख लीजिएगा इनके आंसर, ठीक है ना। ठीक है ना, पहला इसका आंसर क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम को मरकज़ी कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? पेज नंबर 2 के ऊपर यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज दी सेंट्रल सिस्टम कंट्रोलर, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद उसने कहा कि ओएस सार्फ और हार्डवेयर के दरमियान मुतरजम करने के कैसे काम किया जाता है, ये नीचे वाला रोल इन यूज़र हार्डवेयर एंड इंस्ट्रक्शन सार्फ और यूज़र के दरमियान, तो ये दूसरा इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ही इसका बनेगा आंसर। उसके बाद तीसरा है विंडो में नया अकाउंट बनाने का तरीका, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग न्यू अकाउंट बनाने का तरीका, तो ये आपके पास ये वाला इसका आंसर होगा सारा। उसके बाद कर्नल और शेल कैसे मुख्तलिफ होते हैं, तो कर्नल और शेल में फ़र्क बयान करना है, ठीक है ना, ये वाला नीचे वाला। उसके बाद वो कहता है कि सिस्टम लाइब्रेरी के मकसद, एक मिसाल दें, सिस्टम की लाइब्रेरी है, इसका क्या मकसद है, वो ज़रा नीचे होगा। ये है सिस्टम की लाइब्रेरी और इसका क्या मकसद होता है, यहाँ इसका आंसर है। उसके बाद वो कहता है कि FSS शेड्यूलिंग का एक फ़ायदा और एक नुकसान लिखें, फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्विस का एक फ़ायदा और एक नुकसान, वो इसका नीचे होगा, वो देख लेते हैं। ये इधर बेटा नीचे होगा इसका एक फ़ायदा और एक नुकसान, ठीक है ना, तो ये ऊपर आ गया एक इसका फ़ायदा, ठीक है ना, और एक इसका नुकसान, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और उसने कहा वर्चुअल मेमोरी रैम से सुस्त क्यों होती है, तो ये वर्चुअल मेमोरी का आखिरी पैरा वो देखिएगा आप, इसका आखिरी पैरा इसका देखिएगा। और उसके बाद सिस्टम कॉल की तारीफ़ करें, ठीक है ना, सिस्टम कॉल की आपने क्या कर देनी है बेटा, तारीफ़ कर देनी है कि सिस्टम कॉल क्या होता है यहाँ से। और फाइल सिस्टम का क्या किरदार होता है, ये हमने फाइल सिस्टम अभी ऊपर पढ़ा है, इसका क्या किरदार होता है, ये वाला पैरा कीजिएगा। कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग क्या होती है, ये अभी ऊपर हमने पढ़ा है, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग क्या होती है, ये वाला पैरा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये मैंने शॉर्ट बता दिए, उसके बाद इसके लॉन्ग देखें कि पहला क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर और कर्नल और शेल के दरमियान, तो इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, इसका 1.2 टॉपिक सारे का सारा ही, ठीक है ना, आर्किटेक्चर बताना है कर्नल और शेल का, ठीक है ना, ये सारे का सारा इसका बताइएगा। उसके बाद प्रोसेस लाइफ साइकिल की मिसालें देकर ये नीचे आ जाएँ। दूसरा लॉन्ग इसका ये होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका प्रोसेस लाइफ साइकिल, यहाँ तक इसका दूसरा आंसर लॉन्ग का। तीसरा रैम और वर्चुअल मेमोरी के दरमियान फ़र्क और वजाहत करें कि मल्टी थ्रेडिंग कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाता है, ठीक है ना। तो ये ज़रा नीचे आ जाएँ। उसने कहा जी मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी और मल्टी थ्रेड, ये वाला, ठीक है ना, मल्टी थ्रेड के बेनिफिट्स। सिस्टम कॉल क्या है और सिस्टम कॉल के फ़ायदे और 3 इकसाम, ठीक है ना, सिस्टम कॉल का सारा आपने टॉपिक करना है यहाँ से, उसकी टाइप्स भी, और कम से कम 3 इकसाम आपने लिख देनी है। उसके बाद अगला है कि एक प्रोसेस, ये वाला रहने दीजिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया। तो ये बेटा जी आपका सारे का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करवा दी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसको आपने कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।